वक्त का पता नहीं लगता है यार। कब आपको याद होगा कि कब आप एक 11th क्लास के एस्पिरेंट थे, उसके बाद आप 12th में आए, कब नी 2025 हुआ और अब ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 महीने बीत गए हैं। अब आपके पास क्लोज टू 9 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। आपको एक ऐसा रोड मैप चाहिए कि जहां पर अभी आप अगर जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तो किस तरीके से आप एक टॉप 100 रैंक को जो है अचीव कर सकते हो। सर हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नी 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। और यार मैंने ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपनाई थी जहां पर मैं अपनी कोचिंग में टॉप रैंकर स्टूडेंट नहीं होने के बावजूद भी, जहां पर 11th क्लास में मेरी कोचिंग में जो SRG करके एक स्पेशल रैंकर्स ग्रुप हुआ करता था, जहां पर मैं पूरे 11th क्लास में उस स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में नहीं आ पाया, कैसे मैं सिर्फ अपनी कोचिंग में नहीं पूरे ऑल इंडिया में आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 1। और उसके पीछे जो सीक्रेट्स थे वो सारे जो है मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप 9 महीने में यूज कर सकते हो। अगर मैं ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंच सकता हूँ एक ऐसे स्टूडेंट जो अपने कोचिंग के रैंकर्स ग्रुप में नहीं आ पाया, आप डेफिनेटली टॉप 100 का टारगेट जो है अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैं स्लाइड है, मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, उसके बाद एक्चुअल फाइन चीज़ों पे आऊँगा, जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी है, जो घंटों को कैसे यूज़ करना है, किस महीने किस दिन क्या पढ़ना है, उस पे आऊँगा। ठीक है, सबसे पहला मेन टारगेट हमारा होना चाहिए कि स्मॉल स्टार्ट करो और एक्ट फास्ट करो। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से ही मैं आपको एक्सपेक्ट करूँ कि आज आप जीरो पे हो, कल को आप जो है 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने लग जाओ, कोचिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाओ, सारे कॉन्सेप्ट को सीखने लग जाओ। नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है। यही चीज मैंने भी अपने टाइम पे नहीं की थी। मैं हमेशा बिलीव करता था कि मेरे एंड से जितना हो पाएगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, अपने परफॉर्मेंस लेवल को जितना हो सकता है इंप्रूव करूंगा, बाकी के बारे में सोचूंगा ही नहीं। चाहे कोई कितना भी मेरे से अच्छा हो कंपटीशन में, कोई कितना भी पढ़ने में मेरे से अच्छा हो, मैं उसके बारे में मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। सो स्मॉल स्टार्ट करो अपने स्टडी टाइम को। मुझे पता है आप लोगों का स्क्रीन टाइम हाई है, आप लोग इंस्टाग्राम पे ज्यादा रील स्क्रॉल करते हो, फोन पे ज्यादा एक्टिव हो एज कम्पेयर टू पढ़ाई पे। ठीक है, सो आप अपने स्टडी टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कल को 6 घंटे पढ़ने लग जाओगे ये वीडियो देख के। 1 या 2 दिन मोटिवेटेड होकर कर भी सकते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको अपना स्टडी टाइम कितना करना है, हर दिन बढ़ाना है। 2 या 3 घंटे का अभी आपका स्टडी टाइम होगा, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखना, अपने स्क्रीन टाइम को देखना, अपने खुद की पढ़ाई के टाइम को देखना, वो 2 से 3 घंटे होगा मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स का। उसको धीरे धीरे इंप्रूव करो। नेक्स्ट वीक तक जाते जाते उसे 4 कर दो, अगले वीक तक जाते जाते उसे 5 घंटे कर दो, एंड फाइनली 1 महीने के अंदर अंदर उसे 6 घंटे कर दो। 7 ऑप्शनल है। अगर आप 7 घंटे तक अपनी सेल्फ स्टडी टाइम को ले जा पाते हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगला टारगेट है अपने फोन के स्क्रीन टाइम को हर रोज कम करना है। आज अगर वो 5 घंटे है तो उसको रिड्यूस करके हमें अगले हफ्ते तक 4 घंटे करना है, उसके अगले वीक तक 3 घंटे करना है, एंड अल्टीमेटली 2 आवर्स के आसपास का जो है स्क्रीन टाइम एक्सेप्टेबल है। उसमें से ऑब्वियसली कॉल्स वगैरह, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप, ये सब चीजें 1 घंटा होगा, 1 घंटा एंटरटेनमेंट होगा। ठीक है, तो 2 घंटे तक का स्क्रीन टाइम एक्सेप्टेबल है। उससे ज्यादा आपको होने ही नहीं देना है। चाहे आप उसमें ट्रैकर यूज करो, फोन को लॉक करके अपने अलमारी में रख लो या कुछ करो। ठीक है, देन आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ये सब हो गए तरीके जो ब्रॉड चीजें हैं कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई को टाइम देना है, कंसिस्टेंट रहना है, धीरे धीरे रोज रोज इंप्रूव करना है। ठीक है, अब साइंटिफिकली स्पीकिंग आपको पढ़ना कैसे है, तो आपको बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड तरीका लगाना है। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड तरीका का क्या मतलब है यार, क्लास में पढ़ने के बाद क्लास नोट्स पढ़नी है सबसे पहले, ताकि क्लास में जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया, लेक्चर ने पढ़ाया, सब आपके माइंड में एक बार आ जाए, आप वापस से उसको दोहरा लो, ताकि आपका फर्स्ट लेयर रेडी हो जाए, माइंड में पता हो कि हाँ कुछ कुछ चीजें सर ने पढ़ाई है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ रहा है। उसके बाद आप करोगे डीपीपी सॉल्व। आपके ही मॉड्यूल का करो, मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ, इधर उधर का रिसोर्स करने से अच्छा है खुद के कोचिंग के ही मॉड्यूल करो। तो आपकी मॉड्यूल की डीपीपी आप उसे सॉल्व करो, या कोचिंग का जो मॉड्यूल है उसे सॉल्व करो। देन अगला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड इसी बीच कहीं ना कहीं एनसीईआरटी भी आता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्लास में भी आपको, अगर बायो है तो क्लास में आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी क्लास में आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स अगर है तो आपको खुद से पढ़नी पड़ रही है एनसीईआरटी, तो वो आप कहीं ना कहीं इसी बीच है। देन टेस्ट हो गया, टेस्ट के थ्रू आपको उसको टेस्ट करो कि हाँ मुझे कितना समझ आया है, टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में पीवाईक्यू करोगे तो एग्जाम को पता लग जाएगा, टेस्ट दोगे तो और क्या पीवाईक्यू के वेरिएशन है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेस्ट में, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, एंड अल्टीमेट गोल है आपका रिवीजन के अकॉर्डिंग प्लान करने का, क्योंकि हमें कम से कम
एटलीस्ट बायो और इनऑर्गेनिक, जो कि बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन वाले चैप्टर्स है, वो आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो, अगर आप उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करते हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट हमें 6 to 8 टाइम्स हमें प्रॉपर एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक का सिलेबस एटलीस्ट प्रॉपर 3 बार, along with all formulae, along with all important concepts, along with all important question practice, PYQ question practice और PYQ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना 3 बार होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 2+2+2 रूल के बारे में, बट मैं उसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहा था तो बहुत स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि भैया मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली लेकिन मुझे एक एनसीईआरटी बेस्ड अच्छी रिसोर्स के बारे में बताओ। सो मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक है, ये बुक जो मैं अपने भी प्रिपरेशन टाइम पे यूज किया करता था, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ये एमटीजी की तरफ से आती है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, जहां पर एमसीक्यूज होते हैं दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच लाइन ऑफ द लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसमें क्या क्या खास फीचर्स एक बार देखो। सबसे पहले मैं जैसे ही इस पेपर के बुक के अंदर आता हूं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है रैंक प्रेडिक्टर आपका पूरा दिया हुआ है, ताकि आप जो है नीट 2025 का पूरा यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा ट्रेंड दिया हुआ है कि क्या रहेगा, रैंक की क्या रहेगी, काउंसलिंग का क्या रहेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। देन आपको इसके बाद 11th का कंटेंट, 12th का कंटेंट अलग से यहाँ पर जो है दिया हुआ है। देन किस तरीके से अगर आप देखोगे कि लेट से मैं कोई भी चैप्टर ओपन करूं तो उससे पहले मेरे पे यहाँ पे साइंटिस्ट का सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में फालतू इन्फॉर्मेशन सारी हटा दी गई। जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी फालतू चीज लिखी होती है कि वो यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ गए, वो सब चीजें ऑब्वियसली रेलिवेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी क्या डिस्कवरी रही, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, क्या उनका कोई टाइटल था, उनका कुछ नाम से बुलाया जाता था, कोई अवार्ड था, वो सब चीजें इसमें मेंशन्ड है। पूरी एनसीईआरटी के यहाँ पर नोट्स मिलते हैं आपको, जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट लाइनें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल पॉइंट वाइज यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया गया है। अच्छे डायग्राम्स दिए गए हैं ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। ठीक है, अच्छे डायग्राम हो गए, टेबल्स हो गए। इसके बाद आपको जो है मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेक्शन शुरू होता है, जहां पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ईच लाइन से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, जहां पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल टॉपिक वाइज है। जैसे अगर चैप्टर मेरा लिविंग वर्ल्ड है तो व्हाट इज लिविंग के सबसे पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं। इवन पेज नंबर्स भी मेंशन्ड है, ताकि लेट से मैं पेज 4, पेज 5 भी सिर्फ पढ़ पाया तो मैं उस पेज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकूं। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए। जो एग्जाम स्कोरर वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपका एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम दिए गए, एआर दिया हुआ है, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग टाइप, जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो पेपर टफ होने के बाद से आ रहे हैं, जैसे फिगर बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे यहाँ पे दिए गए। एग्जाम आर्काइव में आपके एग्जाम वाले जो नीट वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। देन कोई भी चैप्टर पे यहाँ पर ट्रेंड भी दिया गया पिछले 3 साल का कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको एक्चुअली आइडिया हो कि क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड है, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे थे इसके अमेजिंग फीचर्स में। मॉडल टेस्ट पेपर्स भी जो है अवेलेबल है। सर अभी इंडिपेंडेंस डे पे इनका ग्रैंड फ्रीडम कार्निवल है, जहां पर 12 से 16 अगस्त ऑलमोस्ट 90% तक जो है एमटीजी के बुक्स पे डिस्काउंट है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, चेकआउट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आ रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था 2+2+2 रूल, जो मैं ऑलमोस्ट हर मेजर इंपॉर्टेंट वीडियो पे इसका नाम ले लेता हूँ, लेकिन किसी को भी एक्चुअली ये चीज समझ में नहीं आई। जब मैंने एक्चुअल स्टूडेंट से पूछा जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उन्होंने बताया कि भैया आपने ये बता दिया था बट मुझे बहुत अच्छे से इसे अप्लाई करना नहीं है। तो मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ कि लेट से आज मेरे को क्लास में, हमारे क्लास में फिजिक्स में कुछ चल रहा है, केमिस्ट्री में कुछ चल रहा है, बायो में कुछ चल रहा है। लेट से मेरे क्लास में फिजिक्स में तो थर्मो चल रहा है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, थर्मल फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, सॉरी केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, और बायो में एनिमल किंगडम चल रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीजें मुझे आज अपनी कोचिंग के अंदर पढ़ाई गई है। तो मैं इसके लिए क्या करूं, यहां पर मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। ये 2+2+2 रूल क्या है। 2 का मतलब है 2 घंटे आपको देने हैं अपने क्लास की पढ़ाई में। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपको क्विक रिवीजन करना है, क्विकली सारे अपने नोट्स पलट के देखने हैं, क्विकली एक बार याद करना है कि मुझे लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था। ठीक है, तो नोट्स को री रिविजन करना सेम डे पे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेम डे करो ताकि आपको मैक्सिमम रिटेंशन हो, क्योंकि यार अगर वही चीज आप 3 दिन बाद करोगे तो आपको क्लास में पढ़ाया हुआ चीजें याद नहीं आएगी। देन बैकलॉग, 2 घंटे बैकलॉग। क्या मेरे सारे जो पुराने बैकलॉग, क्योंकि बैकलॉग ही आपका सबसे बड़ा आगे चल के दिक्कत देगा। बैकलॉग की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ड्रॉपर्स बनते हैं। ठीक है, ड्रॉप लेने की नौबत बैकलॉग की वजह से ही मेजॉरिटी आती है। तो 2 घंटे बैकलॉग, 2 घंटे आपको डीपीपी कह लो,
क्वेश्चन प्रैक्टिस कह लो, या टाइम के अकॉर्डिंग, अगर टाइम बहुत लेट है, मान लो दिसंबर का टाइम चल रहा है, तो रिविजन, उस टाइम पे ये 2 घंटे रिविजन का अलॉट होंगे। ठीक है, ये है बेसिक 2+2+2 रूल। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है, हमारा ह्यूमन ब्रेन 2 घंटे बहुत अच्छे से एक एक्टिविटी में फोकस कर लेगा, लेकिन उसके बाद वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हिट हो जाता है। मतलब अगर आप 6 घंटे आप सोचो सिर्फ बायो पढ़ोगे, तो वो 2-3 घंटे के बाद आपका पढ़ने का मन इतना नहीं करेगा, एंड उसके बाद का जो भी पढ़ा हुआ चीजें है वो आपके कम फोकस के साथ, कम अटेंशन के साथ हो रही होगी। ठीक है, तो वो स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर एक 6 घंटे का मैंने एक मॉडल सेल्फ स्टडी टाइम टेबल भी यहाँ पर जो है बनाया है, इसमें क्या है, लेट से 8 से 9 1 घंटा में क्या करूंगा, उसमें मैं 20 मिनट, क्योंकि मेरे यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स चल रही है, तो फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मुझे, क्योंकि यार एक क्लास में एक या 2 ही टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो मान लो 1.5 घंटे क्लास में मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 20 मिनट फ्लॉट के नोट्स देख रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मैंने सारे जो भी मेरे टीचर ने पढ़ाए मुझे आज क्लास में, नोट्स पलट पलट के मैंने देख लिया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैंने पढ़ लिया, मैंने नोट कर लिया, एग्जाम्पल्स मैंने देख लिए। फिर उसके बाद और 40 मिनट क्या कर रहा हूँ, मोल, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट भी चल रहा है हमारा क्लास के अंदर, मुझे आज मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। 40 मिनट मैंने क्या किया, मोल के नोट्स देखे और मोल के एग्जाम्पल्स देखे। मतलब क्योंकि अब मुझे पता है मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर, तो मुझे बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो ये एक अप्रोच है कि 1 घंटा मैंने अपने नोट्स देख लिए ढंग से। ठीक है, देन बाकी का 1 घंटा बायो में क्या चल रहा है, मेरा फाइलम चल रहा है, ऑब्वियसली एनिमल किंगडम है, तो जो भी फाइलम चल रहा है, लेट्स से हेमीकोडेटा पढ़ाया गया है और कोडेटा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एक क्लास में इतना ही हो पाता है, एक पूरा फाइलम और दूसरे फाइलम थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो मान लो एनसीईआरटी का फाइलम, 2 फाइलम मुझे पढ़ाया गया है, तो मैं वो 2 फाइलम बढ़िया से एनसीईआरटी के अंदर पढ़ लूं, बढ़िया से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं। ठीक है, तो ये मेरा 1 घंटा और चला गया बायो में। तो ये 2 घंटे के अंदर मैंने क्या कर लिया, मेरा क्लास वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा करंट पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, जिसको हम करंट पोर्शन कहते हैं, जो कोचिंग में चल रहा है, वो मैंने 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया। अगले 2 घंटे में क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करंट के टॉपिक से भी कर सकता हूँ, जैसे अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, तो मैं मोल और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जितने हो सकते हैं मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन यही बात मान लो मेरे पास अगर बैकलॉग बहुत सारा है, या मुझे रिविजन करना है, एंड का टाइम चल रहा है, तो मैं यहाँ पर किसी 11th के 2 चैप्टर्स की जो है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा होता। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो ये 2 घंटे मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में निकल गए। फाइनल 2 घंटे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इनऑर्गेनिक का बैकलॉग बचा हुआ है, मैंने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी थी, तो मैं पीरियोडिक टेबल कर रहा हूँ 2 घंटे। अब ये नहीं है इसका मतलब कि 2 घंटे में मुझे पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करनी है, अगले दिन वाले बैकलॉग में फिर से पीरियोडिक टेबल करेंगे, उसके अगले दिन वाले बैकलॉग में फिर से पीरियोडिक टेबल करेंगे, अल्टीमेटली 6 घंटे में मेरा पीरियोडिक टेबल का बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन में या 4 दिन में मेरा पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा, जो मेरा बैकलॉग बचा हुआ था। तो ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको ढंग से यूज कर पा रहे हो, बहुत स्मार्ट है, आपके सारे बैकलॉग दूर हो जाएंगे, आपके वीक एरियाज दूर हो जाएंगे, साथ ही साथ आप रिविजन कर पा रहे होगे और करंट सिलेबस भी कंप्लीट कर पा रहे होगे। ठीक है, ये हमारा पूरा गोल रहेगा। मंथ वाइज टारगेट क्या है, देखो फटाफट से समझा रहा हूं। जो अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना है अभी, हमें उसमें टारगेट करना है, हमारा मेन गोल, पूरा दिमाग का फोकस हमारा जाना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं एंड तक। सिलेबस कंप्लीशन पे पूरा फोकस हो, फर्क नहीं पड़ता कोचिंग में कब सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मेरे एंड सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए बाई अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद 12th पे ऑब्वियसली, क्योंकि 12th मेन है, अभी 12th आप न्यू पढ़ रहे हो, अगर आप ड्रॉपर नहीं हो तो आप 12th न्यू पढ़ रहे हो। 11th से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी 12th न्यू पढ़ रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं 12th में आकर के तैयारी कर रहे हैं वो भी 12th न्यू पढ़ रहे हैं। तो 12th का मेरा पूरा फोकस रहेगा अक्टूबर तक, मैं 11th को नहीं छू रहा हूँ, नहीं हाथ लगा रहा हूँ। ठीक है, और 2+2+2 रूल वही वाला चलेगा जो मैंने अभी समझाया, लेकिन ये 2+2+2 चेंज होगा इसके बाद वाले महीनों में, यानी मैं बात कर रहा हूँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस महीनों में हमें क्या करना है, हमारा 11th का रिवीजन चालू हो जाएगा। मैक्सिमम कोचिंग्स में, इवन कुछ कोचिंग में सितंबर अक्टूबर में ही चालू हो जाता है, हमारे में सितंबर में चालू हो गया था, लेकिन ठीक है, मैक्सिमम कोचिंग्स में अराउंड अक्टूबर नवंबर आपका 11th रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2 घंटा आपका जाएगा फिर से वही क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है 11th वाला पार्ट। 2 घंटे आपके जाएंगे बैकलॉग्स में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैन तक आप अपने सारे बैकलॉग जो है दूर कर दो, एंड 2 घंटे आपके जाएंगे रिविजन में। अब ये रिविजन कौन से रिविजन कर सकते हो, अगर आपको 11th वीक है 11th की रिविजन कर सकते हो, 12th में कोई पार्ट वीक रह गया है 12th का पार्ट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फाइनल फेब मार्च अप्रैल में, फेब में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ड्रॉप नहीं ले रखे हैं वो बोर्ड्स में अपने बिजी रहेंगे। मार्च और अप्रैल पूरा टाइम है
कंप्लीट रिवीजन करने का, क्योंकि मैंने बोल दिया आपका बैकलॉग यहाँ दूर हो गया है, आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना। ऑलरेडी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ के 2-2 घंटों में आपने कुछ कुछ पार्ट 1 या 2 बार 3 बार रिवाइज कर रखा होगा। बाकी का जो रिवीजन है वो आप मेनली अपने मार्च और अप्रैल में कर रहे होगे, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल में हमारा पूरा टारगेट शिफ्ट हो जाता है, हमारा कंप्लीट फोकस रहता है मॉक टेस्ट पे, मॉक टेस्ट बेस्ड रिवीजन पे। यहाँ पर भी आपको टेस्ट देने हैं यार, अगले स्लाइड में मैं वही बताऊंगा। टेस्ट आपको रेगुलरली देना है, लेकिन जब मार्च और अप्रैल में आपका पूरा प्रिपरेशन ही शिफ्ट होकर मॉक टेस्ट बेस्ड हो जाता है, जहां पर मॉक टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हो। हर 3 या 4 दिन में आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो। मॉक टेस्ट के बेसिस पे अपने वीक एरियाज फाइंड आउट करके उनको दूर करने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है। यही हम स्ट्रेटजी रखेंगे फाइनल मंथ्स में। कुछ कुछ और चीजें हैं जिन पे मैं फोकस करना चाहूंगा। स्टडी कंसिस्टेंटली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं हर ऑलमोस्ट वीडियो में बोलता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछ ले कि एक फैक्टर बता दो जिससे सिलेक्शन मिलेगा, सिर्फ एक ही चीज का आप नाम ले सकते हो, तो मैं वो एक चीज का नाम लूंगा, वो है कंसिस्टेंसी। इंटेलिजेंस का नाम नहीं लूंगा, दिमाग लगाने का नाम नहीं लूंगा, पीवाईक्यू का नाम नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का नाम नहीं लूंगा, कंसिस्टेंसी का नाम लूंगा, ठीक है। सिर्फ एक ही फैक्टर जो आपको हमेशा जिताएगा वो है कंसिस्टेंसी, एटलीस्ट नीट प्रिपरेशन में। हर हफ्ते आपको टेस्ट देने हैं, आपके कोचिंग में हो नहीं हो कोई बात नहीं, आपको टेस्ट देने हैं। एंड टेस्ट के लिए आप कभी भी कंप्लीटली तैयार नहीं हो पाओगे, तो इस वहम में मत रहना कि जिस दिन मेरी टेस्ट की तैयारी पूरी होगी उस दिन टेस्ट देने जाऊंगा, नहीं, आप फंस जाओगे। टेस्ट जैसे ही होता है, टेस्ट कभी मिस मत करना, टेस्ट आपको जो है यहाँ पर दे देना है, ठीक है। देन डोंट गिव अप वाला हमें माइंडसेट लेके चलना है यार, कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। मुश्किलें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, कभी हम बीमार होते हैं, कभी फैमिली में कोई इशू चल रहा होता है, कभी कोई फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ रही होती है, तो कभी पढ़ाई एकेडमिकली बहुत हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, कोई ना कोई दिक्कतें आती है। बट हमें हमेशा पॉजिटिव सोच के चलना है कि कोई बात नहीं यार, मेरे एंड से मैं जितना होगा ना मैं अपना बेस्ट दूंगा, फिर बाकी देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। पीवाईक्यू टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। टेस्ट हर हफ्ते, ये पॉइंट रिपीट हो गया है। वीक एरियाज पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। मैंने ऑलरेडी वो टाइम डिवीजन का आपको बता ही दिया। एंड लास्ट में जैसे आप आओगे, तो मैं हमेशा वीडियोस बनाता ही हूँ, तो मेरे वीडियोस देख के वेटेज वाइज जरूर पढ़ लेना यार, ठीक है। कि जो चैप्टर में बताऊं सबसे हाईएस्ट वेटेज है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो चैप्टर्स को पहले पढ़ना। जो टॉपिक्स में बताऊं, चैप्टर्स के अंदर भी जो टॉपिक्स में बताऊं सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है, पूरी एनालिसिस के साथ में बताता हूँ, हाईएस्ट क्वेश्चंस आ रखे होते हैं, उस टॉपिक्स को सबसे पहले हाथ लगाना, उसके सवाल सबसे पहले करके जाना, ठीक है। वेटेज वाइज प्रेप करोगे, लेकिन ये लास्ट के लिए, ठीक है, अभी के लिए नहीं है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको एक रोड मैप मिला होगा, एक मंथ वाइज रोड मैप मिला है, एंड डेली बेसिस पे आपको क्या करना है उसका भी एक रोड मैप मिला है। सो यार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कमेंट्स में जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।